नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट बी के सभी 5 यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले छोटे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ईएलटी का मतलब क्या होता है? ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसकी हमने पार्ट 1 में भी बात की है। एनपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। अगला है भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। अगला है कोठारी कमीशन जो है वो क्या है, वो कब लॉन्च हुआ? तो 1964 में। यहाँ प्रश्न ऐसा पूछे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 भाषा का सूत्र किसने दिया है? त्रिभाषा सूत्र दिया है कोठारी कमीशन या एजुकेशन कमीशन ने। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2005 में इसे लॉन्च किया गया है। इंडिया क्या है? इंडिया एक मल्टीलिंगुअल, बहुत भाषाएं बोलने वाली और बहुत कल्चर जो है, बहुत संस्कृतियों वाला एंड बहुत सारे रिलीजियस यानी कि बहुत सारे धर्मों वाला एक कंट्री है, देश है। अगला है इंग्लिश बिगन टू रिगेन इट्स ग्रैंड्यूर। अंग्रेजी ने अपना वैभव कब प्राप्त किया? 1965 के बाद, क्योंकि 1964 में कोठारी कमीशन लॉन्च हुआ जिसने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज बनाने का जो है प्रस्ताव रखा। एज अ ट्रेडर्स, व्यापारिक के रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कहाँ कहाँ जो है ओपन हुई, उसकी शाखाएं तो 2 है। एक तो मद्रास इन कलकत्ता में है और एक है संस्कृत कॉलेज इन बनारस। उसके बाद यदि ऐसा पूछे कि मैकाले ने जो अपनी शिक्षा है वह ब्रिटिश अथॉरिटी के रूप में कब प्रारंभ की? 1935 में। मैकाले प्रेजेंट हिज मिनट्स ऑन द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन इंडिया। अगला है इंग्लिश किस प्रकार की लैंग्वेज है? एक तो वैश्विक भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फ्रॉम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने इंग्लिश टीचिंग को इंडिया में 1834 से पहले एडवोकेट किया यानी इसको बढ़ावा दिया? तो वो है राजा राममोहन राय। अगला है इसके बाद, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोनेंट क्लस्टर? तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं कि जब हम दो ऐसे व्यंजनों को देखें जहां दोनों को बोलने पर सेम यानी कि एक ही तरह का साउंड आए तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाते हैं। उसके अलावा मेन फीचर ऑफ मॉडल रेसिटेशन, आदर्श अनुकरण क्या कहलाता है? तो आदर्श अनुकरण वो होता है जहां एक तो सही उच्चारण हो, सही रिदम हो और सही स्ट्रेस और इंटोनेशन का यूज किया गया हो। फ्रेजेस क्या होते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक अर्थपूर्ण जो है वाक्य हो, यानी कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेजेस। मेन क्वालिटी ऑफ अ मॉडल, मॉडल की मेन क्वालिटी क्या है? मॉडल जो होते हैं ना आपकी, जो केन कोड मेमाइट, उनमें एस और ईएस वाला फॉर्म नहीं होता है। इट हैज नो एस और ईएस फॉर्म। डेफिनेशन ऑफ ग्रामर बाय डॉक्टर स्वीट, डॉक्टर स्वीट ने जो ग्रामर की परिभाषा दी है वो बतानी है। ग्रामर इज अ प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इट्स एनाटॉमी। तो ग्रामर जो है भाषा की और उसकी जो शारीरिक संरचना है उसका व्यवहारिक विश्लेषण है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, और भाषा, तो भाषा का एक तो व्यवहारिक विश्लेषण है एंड इट्स एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिक संरचना। तो भाषा की जो संरचना होती है और उसका जो व्याकरण है उसका विश्लेषण करके पढ़ना है, वो आपका क्या कहलाता है? उसका विश्लेषण ही व्याकरण कहलाता है। उसके अलावा है मोनोफोन, क्या होते हैं? जो प्योर वावल साउंड होते हैं, स्वतंत्र ध्वनियां जो होती हैं, स्वर ध्वनियां, उन्हें हम मोनोफोन्स कहते हैं। अगला है बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के बेसिक स्किल हैं 4, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर अ गुड टीचर स्टूडेंट रिपोर्ट? तालमेल, रेपोर्ट, यानी रेपोर्ट का मतलब होता है तालमेल। तो शिक्षक और बच्चे में अच्छा तालमेल रखने के लिए वो क्या करे? तो बिहेव एप्रोप्रिएटली, यानी कि सही प्रकार से बिहेवियर, व्यवहार करना चाहिए। क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए? स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। व्हाट इज द मीन्ड बाय लिसनिंग? लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग का मतलब होता है साउंड्स को रिसीव करना है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ साउंड्स, जो बोला गया है उसका मीनिंग समझ जाओ। अगला है प्रोडक्टिव स्किल्स, उत्पादन स्किल्स, जिसमें बोला जाता है और जिसमें कुछ बताया जाता है। तो स्पीकिंग और राइटिंग ऐसी स्किल्स हैं जिनमें बोलकर और लिखकर जो है चीजों को उत्पादित किया जाता है, उत्पादित करते हैं, बनाया जाता है। तो ये है आपके प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल क्या होते हैं? तो रीडिंग और लिसनिंग, रीडिंग में सुनकर ग्रहण करना होता है और लिसनिंग में सुनकर ग्रहण करना होता है, और रीडिंग में भी जो है बोल बोलकर हम जो है रीड करते टाइम पे जो है चीजों को सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ग्राह्य कौशल 2 होते हैं, रीडिंग और लिसनिंग। व्हाट शुड बी इंक्लूड इन द टेक्स्ट? टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें पोइट्री आ सकता है, किसी की बायोग्राफी लिख सकते हैं, फिक्शन लिख सकते हैं, और ट्रेडिशन जो है कल्चर वगैरह को लिखा जाता है। अगला है व्हाट इज द मेन एम ऑफ टीचिंग कंपोजिशन? जो टीचिंग कंपोजिशन होता है
वो किस प्रकार से, किस उद्देश्य से लिखा जाता है? टू इनकरेज स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर थॉट्स, बच्चे अपने चीजों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को, इसलिए जो टीचिंग कंपोजिशन है वह करवाई जाती है। अगला है क्वालिटी ऑफ गुड कंटेंट, विषय वस्तु की क्या क्वालिटी होना चाहिए? विषय वस्तु रिलेवेंस होना चाहिए, सह संबंध रखने चाहिए जो टॉपिक आप लिख रहे हो उससे, और अपने शब्दों पर स्पष्ट रहे, ओरिजिनलिटी को बनाए रखे और सही तर्क के साथ चीजों को प्रदर्शित करे। अ कंपोजिशन टट विद पिक्चर्स इज कॉल्ड, जो पिक्चर के साथ पढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं पिक्चर कंपोजिशन, चित्र की रचना। अनदर नेम ऑफ वर्ड कार्ड, वर्ड कार्ड को क्या कहा जाता है? लुक एंड से कार्ड भी कहते हैं। और मैच स्टिक्स जो कार्ड होते हैं जिनमें माचिस की तीलियों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं पिन हेड फिगर्स। उसके अलावा है टोटल टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, 3 तरह के टीचिंग एड्स जो है शैक्षणिक पढ़ाने की जो है 3 तरह की सामग्रियां होती हैं। एक तो श्रव्य सामग्रियां जिनमें केवल ऑडियो सुनाया जाता है, दूसरा विजुअल सामग्रियां जिनमें दृश्य दिखाए जाते हैं, दृश्य सामग्री, और दोनों हैं श्रव्य और दृश्य। ये तीसरा प्रकार होता है। जो पिक्चर कार्ड होता है उसकी सामान्य साइज कितनी होती है? 9x9 होती है। डेली लेसन प्लान जो है उसका मुख्य आधार क्या है? वो है हर्बट की पंचपदी, हर्बटियन 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है उसमें से? तो फर्स्ट होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। लास्ट स्टेप क्या होता है? होम असाइनमेंट। वोट विल यूज टू मेक फ्लेनल बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वो है फ्लेनल क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। एनसीएफ क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको आपको बताना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज पब्लिश्ड बाय द एनसीईआरटी, तो एनसीएफ जो है वह 2005 में पब्लिश किया गया, किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। जहां एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। इसके क्या उद्देश्य है एनसीएफ के? तो पहला उद्देश्य तो ये है कि एनसीएफ ये डिसाइड करता है, यह जो है बताता है एक गाइडलाइन के रूप में जो सिलेबस किस प्रकार का हो, टेक्स्ट बुक किस प्रकार का हो, और टीचिंग को किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाए, टीचिंग को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, मतलब जो शिक्षण है उसको किस प्रकार से होना चाहिए फॉर द स्कूल्स इन इंडिया, भारत के अंदर, तो वह एनसीएफ बताता है। अगला है द रियल एम ऑफ एनसीएफ 2005 इज टू ड्रॉ, तो आकर्षित करना होता है, द अटेंशन, ध्यान, टू व्हाट शुड बी टॉट, की क्या पढ़ाया जाए, फॉर आवर चिल्ड्रन एंड हाउ, कैसे पढ़ाया जाए, तो ये एनसीएफ बताता है। अगला है एनसीएफ 2005 जो है रिकॉग्नाइज करता है इंग्लिश इंपोर्टेंट, इंग्लिश की इंपोर्टेंट पोजीशन इन इंडिया, भारत में जो अंग्रेजी की स्थिति है उसको कौन डिसाइड कर रहा है? तो वो एनसीएफ 2005 अच्छे प्रकार से बताता है थ्रू द न्यू करिकुलम एक्टिविटीज, नई पाठ्यचर्या की जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा। तो ये आपके एनसीएफ का प्रश्न हो गए हैं, हो चुका है। अब ईएलटी का प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आपको याद रखना है ईएलटी है क्या? ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। जब भाषा को, अंग्रेजी को पढ़ाने में दिक्कत आएगी तो वो आपको बताना है कि राजस्थान या भारत में अंग्रेजी को पढ़ाने में क्या क्या दिक्कत आती है। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान और इंडिया हैज मेनी साइडेड प्रॉब्लम, कई जो है प्रकार की इसमें प्रॉब्लम आती है। उसमें से जो बेसिक है वो हम देख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है एजुकेशनल सिस्टम। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है यह मेन कारण है हमें अंग्रेजी में पिछड़ापन होने का। द मेन प्रॉब्लम इन टीचिंग इंग्लिश ऑफ राजस्थान इन इंग्लिश, जो हमारा बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम है राजस्थान और इंडिया में, ये हमारा सिस्टम अंग्रेजी में हमें पिछड़ापन रखने का मुख्य कारण है। हियर द टीचर्स, यहाँ जो टीचर हैं आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, वो प्रॉपरली प्रशिक्षित नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट टू प्रॉपर ट्रेनिंग, वो जो है प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं एट बीएड और डीएलएड लेवल पे। जो बीएड और डीएलएड जब वो कर रहे होते हैं तो उनमें प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं हुआ। दूसरा जो है नो यूजेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया जाता है कन्वर्सेशन के दौरान, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखाई जाती है क्लासेस में, तो इस वजह से भी पिछड़ापन हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसकी वजह से अंग्रेजी कम बोलते हैं तो सीख नहीं पाते हैं। लेक ऑफ क्वालिफाइड टीचर, क्वालिफाइड और टीचर जो हैं और जो प्रभावी टीचर है उनका जो है उनकी कमी है भारत में। अगला है लेक ऑफ टेक्निक्स, जो पढ़ाने की तकनीक है उनकी कमी है। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, प्राचीन जो विद्या हैं वो खराब रटंत प्रणाली वाली विद्या वो यूज हो रही है। और एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। स्पीकिंग पर और जो लिटरेचर वाला पोर्शन है इस पर कम जोर दिया जाता है। अगला है लेक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्रियों की कमी है। फ्रॉड सिस्टम, रटंत प्रणाली है। और पुअर इवेल्युएशन सिस्टम है, मूल्यांकन की खराब प्रणाली होना इसका मुख्य कारण है। तो यह प्रथम यूनिट आपके क्लियर होती है। इसके अलावा एक और प्रश्न इसमें है, हाउ कैन टीचिंग इन इंग्लिश बी इम्प्रूव्ड इन इंडिया, भारत में इसको बदला कैसे जा सकता है, यानी ईएलटी में इम्प्रूव कैसे हो सकता है। पहला तो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग, लक्ष्य और उद्देश्य आधारित शिक्षा करवाई जाए
शुड बी फॉलोड, जो फॉलो हो यानी फॉलो किए जाने चाहिए बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। दूसरा है कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी शुड बी रिमूव्ड, जो कंट्रोवर्सी होती है वो रिमूव होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश, अंग्रेजी और जो हिंदी है दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, दोनों का सिलेबस ऐसा हो जो रिलेटेड हो, एक दूसरे को सिखाने के जैसा हो। अगला है टीचर पीपल रेशियो शुड बी 1:20, अंग्रेजी में जो है 1:20 में, यानी कि एक टीचर 20 बच्चों को ही पढ़ाए, इससे ज्यादा हो जाए तो फिर बच्चों पर टीचर का ध्यान नहीं जाता है। अगला है द एग्जामिनेशन शुड बी बेस्ड अपॉन सीसी बेस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस एंड ड्रिल जो है लगातार अभ्यास करवाए रखना चाहिए ताकि LSRW का जो है विकास हो सके। यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए सब जगह पूरे भारत के अंदर। रिटर्न एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करवाए और नया कोर्स लॉन्च करे अंग्रेजी को सीखने के लिए जो चाइल्ड सेंटर हो ऐसा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन क्या है? द नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन, कमीशन ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर बनाया गया राष्ट्रीय जो कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग 1964 से जो 66 के बीच में रहा, पॉपुलरली नोन एज, जो जाना जाता है कोठारी कमीशन के नाम से। स्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया गया था, उनके द्वारा स्टेब्लिश स्थापित किया गया। टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, भारत की जो शिक्षा संबंधी जितने भी क्षेत्र हैं उनको एग्जामिन करने, उनका मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया था। टू डेवलप और विकसित किया जा सके द कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न पूरे भारत में, एंड एडवाइज गाइडलाइन और गाइडलाइन जारी करे। देयर वाज एन एड हॉक कमीशन, तो शिक्षा के साथ में सह शैक्षिक आयोग यह कहलाता है जो शिक्षा के सभी क्षेत्र जितने भी पहलू हैं उनको अच्छे प्रकार से कवर करता है, तो यह आपका एक कोठारी कमीशन कहलाता है। अब अगली यूनिट की बात करते हैं। अगली यूनिट है आपके स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इसमें पहला प्रश्न है डिप्थोंग क्या होते हैं? तो डिप्थोंग कॉम्बिनेशन होते हैं दो वावल साउंड का। अगला है कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया था कॉन्सोनेंट क्लस्टर वो होते हैं जहां दो व्यंजन, दो कॉन्सोनेंट मिलके सेम साउंड दे, एक साउंड दे, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मोनोथोन क्या होते हैं? तो जो सिंगल वावल साउंड होते हैं उन्हें मोनोथोन कहते हैं। फ्रेजेस क्या हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का ग्रुप होता है। कनेक्टर क्या होते हैं? जो वाक्य को जोड़ते हैं, जो नाउन्स और क्लोजेस को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं कनेक्टर। तो जो इट जॉइंस टू नाउन्स, दो नाउन्स, दो संज्ञाओं को और दो क्लोजेस, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो हम काम में लेते हैं उसे हम कनेक्टर कहते हैं। आगे देखते हैं मेन क्वालिटी ऑफ अ मॉडल, मॉडल की क्वालिटी क्या होती है? एस और ईएस की इसके अंदर फॉर्म नहीं होती है। अगला है ग्रामर की डेफिनेशन देनी है डॉक्टर स्वीट के द्वारा, तभी आपको मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि ये जो है प्रैक्टिकल एनालिसिस है ग्रामर का, लैंग्वेज का, यानी कि भाषा जो होती है उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है। प्रश्न ये है कि वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो वावल साउंड जो है 20 हैं नंबर्स में, संख्या में, और जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 24 होते हैं। दे आर डिविजिबल इन मोनोफोन्स एंड ग्लाइड्स, जो आपकी जो वावेल साउंड होती है, स्वर ध्वनियां जो होती हैं उनको मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स यानी ग्लाइड्स में बांटा जाता है, जबकि जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये डिविजिबल नहीं है, इनको किसी भी रूप में बांटा नहीं गया है। Their symbols are difficult to learn, जो आपके जो वावेल साउंड्स होते हैं इनकी जो सिंबल्स होते हैं, जिनके जो प्रतीक है उनको कठिनाई से याद किया जा सकता है, किंतु आसानी से जो सिंबल्स याद हो जाते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट के साउंड्स के सिंबल। तो ये पहला हो चुका है। अब यह प्रश्न जो है वावेल साउंड्स और वावेल लेटर के बारे में, स्वर ध्वनियां और जो स्वर अक्षर हैं उनमें क्या अंतर है? तो स्वर ध्वनियां संख्या में 20 होती हैं, जबकि स्वर लेटर जो अक्षर हैं आपके वो 5 होते हैं, 5 वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। दीज आर डिविजिबल मोनोप्थोंग्स एंड ग्लाइड्स, तो ग्लाइड्स और मोनोप्थोंग में डिवाइड होते हैं। दीज आर नॉट डिविजिबल एज सच, जबकि जो आपके लेटर होते हैं AEIOU जो 5 हैं उनको डिविजिबल यानी कि विभाजित नहीं किया जा सकता है आगे। अगला है दीज आल्सो हेल्प कॉन्सोनेंट साउंड्स टू बी कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जो व्यंजन ध्वनियां हैं उनको बोलने में, उनको उनका प्रोनाउंसिएशन करने में ये हेल्प करते हैं। कौन? वावेल साउंड, जबकि वावेल लेटर जो होते हैं हेल्प करते हैं मेकिंग कॉन्सोनेंट कंप्लीट। तो एक कॉन्सोनेंट को कंप्लीट होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है वावेल लेटर की, और जबकि वावेल प्रोनाउंसिएशन, वावेल का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए वावेल साउंड की आवश्यकता होती है। तो यह मेन डिफरेंस है आपके इसके बारे में। अब ये देखते हैं कि एक जो अच्छी हैंडराइटिंग होती है, अच्छा जो लेख होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटी है? तो पहली क्वालिटी ये होती है कि लेख पठनी यानी पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। द राइटिंग शुड बी रीडेबल, रीड करने के लिए अच्छा होना चाहिए।
इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी लेखन होना चाहिए। मस्ट बी प्लीजिंग फॉर आइज, आंखों को देख के अच्छा लगे ऐसे होना चाहिए। लेटर शुड बी रिटन सिंपल बोल्ड एंड क्लियर स्क्रिप्ट, सही आकार में, सही स्पष्ट रूप से और सही सादगी भरे लेटर होना चाहिए, ये अच्छे लेखन की निशानी है। अगला देखते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 के एक और प्रश्न है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो मेनली जो मॉडल्स होते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिनमें एस और ईएस फॉर्म नहीं होती हैं। पहला है कैन, जो एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए यूज होता है, जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ या अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यह उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है। मे का प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। उसके बाद शुड का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, एक्सप्रेस ड्यूटी को दिखाने के लिए, ड्यूटी यानी कि हमारे जो दायित्व है उसको दर्शाने के लिए। एवरी स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, जो बड़े होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, तो इस अर्थ में ड्यूटी के रूप में हमारा प्रयोग होता है। मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी के लिए और ओब्लिगेशन अनिवार्यता के लिए, बाध्यता के लिए किया जाता है, जैसे यू मस्ट एंटर द एग्जाम हॉल इन द टाइम, एग्जाम हॉल है आपको टाइम पे जाना ही होगा, ये आपकी मजबूरी है, यानी आपकी आवश्यकता भी है और आपके ओब्लिगेशन भी है, तो यह आपके होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम बात करते हैं कि ग्रामर टीचिंग की स्टडीज किस प्रकार से जो है प्राइमरी क्लास लेवल पे होती हैं। तो सबसे पहला है कि जो ग्रामर टीचिंग जो होती हैं इससे आपको जो है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने का क्या फायदा है, बिकॉज क्योंकि ये सहायता करती हैं इन्फॉर्मिंग करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स, भाषा की सही आदतें विकसित करती हैं। इट डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की क्षमता को विकसित करते हैं। एंड रीजनिंग, तार्किक क्षमता को बढ़ाती हैं स्टूडेंट्स के अंदर। इट प्रोवाइड्स सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का एक क्रमिक रूप से अध्ययन करने में ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटेजीज काम में ली जाती हैं। अब उनमें से मेन स्ट्रेटेजी कौन सी हैं, तो सोशल मीडिया का यूज करते हुए पढ़ाना, करेक्ट नॉलेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है उनका सही तरीके से नॉलेज देना, ये भी ग्रामर पढ़ाने की टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं। वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन, शब्द और शब्द का जो फॉर्मेशन होता है, शब्द कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में बताए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताए। सेंटेंस क्या है और उनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट काइंड्स जो हैं, जैसे सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, इनको समझे। टेंस क्या है, जीरंड क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये टेंसेस पढ़ने के दौरान सिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए, रोल प्ले करवाए। तो इन चीज़ों से जो है ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजीज से प्राइमरी लेवल पर काफ़ी हेल्प होती है। अब अगली यूनिट है आपके, वो है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल, टीचिंग के बारे में जो क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और क्या क्या स्किल होना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट लिखने को कहता है रिदम, स्ट्रेस और इंटोनेशन के बारे में। तो रिदम क्या होता है, इट इज अ म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा का एक संगीतीय पक्ष होता है आपके रिदम। और इट मेक्स प्रोनाउंसिएशन मोर अप्लाइंग, जो रिदम होता है वो बनाता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को मोर अप्लाइंग, ज्यादा उपयोगी एंड इफेक्टफुल, प्रभावी बनाता है। स्ट्रेस क्या होता है, द इट इज द डिग्री ऑफ एम्फेसिस गिवन अ साउंड इन स्पीच, भाषा के उच्चारण के दौरान जो है साउंड, ध्वनि पर जो जोर दिया जाता है उसकी जो डिग्री होती है उसे हम कहते हैं बल आघात, स्ट्रेस। अगला है इंटोनेशन, पिच में जो है बदलाव करते हैं, यानी कि पिच का मतलब होता है सीमा, जिस सीमा में, जिस आवर्ती लय में हम बदलाव करते रहते हैं, कहाँ हम थोड़ा अपर जाते हैं साउंड में, कहाँ हम थोड़ा लो हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंटोनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन के दो प्रकार होते हैं। जब हम शुरू में, जब हम लाउड बोले तब शुरू में तेज बोल के बाद में वर्ड्स को धीरे से खत्म करे तो वो कहलाता है फॉलिंग इंटोनेशन, जैसे सेट डाउन, यानी कि सिट को आपने जोर से बोला, डाउन को आपने धीरे बोला। अगला होता है राइजिंग इंटोनेशन, जहां स्टार्टिंग में धीरे बोलते हैं और लास्ट में थोड़ा तेज बोला जाता है। आर यू कमिंग, तो आर यू को बोलेंगे धीरे और कमिंग को बोलेंगे थोड़ा तेज, तो ये राइजिंग इंटोनेशन हो जाएगा। अगला है चार्ट्स, क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या है, तो चार्ट्स आर हैंडी टीचिंग एड्स, जो हाथों से बनाए हुए जो सामग्रियां होती हैं, शिक्षण सामग्री, उनको कहते हैं चार्ट्स। चार्ट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, तो विजुअल का मतलब होता है दृश्य रूप से चीजों को प्रदर्शित करने के लिए बेस्ट एग्जांपल हैं। इस विच असिस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग आइडियाज मोर देन व्हेन द टीचर जस्ट टॉक, टीचर जब टॉक करता है उससे भी ज्यादा प्रभावी होते हैं आपके जब इसके माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से चीजों को समझाए। तो इसका फायदा क्या क्या है, तो यह रिमाइंडर्स के रूप में लेसन टॉट की, इससे जो है जब चीजें पढ़ाई जाएगी ज्यादा से ज्यादा रिमाइंड रहेगी, याद रहेगी।
अ लिस्ट ऑफ स्किल्स टू बी प्रैक्टिस, जिन स्किल्स को आप सिखा रहे हो उनको एक लिस्ट बना के आप समझा सकते हो। अगला है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को चार्ट के माध्यम से समझाना आसान हो जाता है। इन डेवलपिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी को एक के बाद एक रूप से कनेक्ट करवाने के लिए चार्ट्स का प्रयोग होता है। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, जो समय अनुरूप घटनाएं होती है कि किसके बाद कौन सी घटना हुई, इसको समझाने के लिए भी चार्ट यूज होता है। टीचिंग पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को पढ़ाने के लिए और निबंध को पढ़ाने के लिए चार्ट्स बहुत में काम में आते हैं। अगला है हाउ कैन चिल्ड्रन बी इनकरेज्ड टू लर्न न्यू लैंग्वेज, नई भाषा को सीखने के लिए बच्चों को किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी के अंदर मातृभाषा का सीखने का योगदान है वो बताना है। तो चिल्ड्रन लर्न दियर मदर टंग, चिल्ड्रन क्या करते हैं, उनकी मातृभाषा को सीखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में से, यानी कि जिस प्रकार पैदा होने के बाद उनको मातृभाषा नेचुरल एनवायरनमेंट से सीखने को मिलती है, विदाउट एनी कॉन्शियस इफेक्ट, कोई विशेष जोर लगाए बिना। सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग, यदि हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक इन्वायरमेंट फॉर सेकंड यानी कि द्वितीय और नई भाषा के लिए, न्यू लैंग्वेज के लिए, देन तब हम द लर्निंग को इंक्रेज कर पाएंगे बच्चों के अंदर। उसके बाद हैं सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज हैं जो ये काम कर सकती हैं सेकंड लैंग्वेज को सिखाने का। पहला है टॉकिंग विद फ्रेंड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में सीखे बच्चे, उनके साथ बात करना चाहिए। लिसनिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज जो है टीवी पे पढ़े। डू सिंपल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत करें लोगों के साथ। और रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी भाषा के जो न्यूज़पेपर है उनको पढ़ना चाहिए। अगला है एक्सप्रेशन क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होती है और इसके बारे में बताना। इस प्रश्न में देखते हैं जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इफ अ मैन एंड वुमेन, तो हम मैन की बात करें और वुमेन की बात करें, एक्सप्रेस हिम, अपने आप को दर्शाए या हर सेल्फ, अपने आप को प्रदर्शित करे, इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त करना ही एक्सप्रेशन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक अभिव्यक्ति, एक होता है लिखित अभिव्यक्ति, जहां एक व्यक्ति एक्सप्रेस करे, अपने आप को बताए हिज व्यूज, उसके विचारों को, थ्रू टॉक्स यानी कि बातचीत के माध्यम से। इट डेवलप्स स्पीकिंग स्किल्स, यह जो है स्पीकिंग स्किल को, जो आपके उच्चारण की जो कौशल है उसको विकसित करती हैं। तो ओरल एक्सप्रेशन क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है कि जब एक व्यक्ति अपने विचारों को एक्सप्रेस करे, व्यूज अपने विचार को एक्सप्रेस करे थ्रू टॉक्स यानी कि बातचीत के माध्यम से, तो वह ओरल एक्सप्रेशन होगा। और इसका उल्टा किसमें हो जाएगा, आपके रिटन एक्सप्रेशन में, यानी कि एक व्यक्ति एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे हिज व्यूज, अपने विचारों को थ्रू राइटिंग, लेखन के माध्यम से, तो यह कहलाता है आपका रिटन एक्सप्रेशन। अगला देखते हैं रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का रोल क्या है, तो टीचर का रोल होता है क्लास में कि वह चिल्ड्रन को लर्न करवाए टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज बाय द फ्री यूजेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा को स्वतंत्र रूप से सिखाएं। अगला होता है टीचर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट दियर स्टूडेंट, अपने बच्चों को वो इवेल्युएट कर सके, मूल्यांकित कर सके, बाय द करेक्टिंग देम, उनको सही करते हुए। तो टीचर को आवश्यकता है कि जो वो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारते हुए उनका मूल्यांकन करे। तीसरा है प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक जो है यानी कि जो प्रतिपुष्टि है वो बताते रहे कि आपके बच्चे में क्या कमजोरी क्या नहीं है, ऑन दियर परफॉर्मेंस, उसकी उपलब्धियों को और उसका डेवलपमेंट करते रहिए, उसके विकास को देखें। अगला है हिज और हर रोल, या तो जो अध्यापक है अध्यापिका जो है बीइंग अ मॉडल टू लैंग्वेज, भाषा को एक मुख्य रूप से बताए, बाकी जो चिल्ड्रन होते हैं वो उसके हिसाब से लर्निंग करते रहे, एक टीचर जो बोले उसी को बोल बोल कर जो है बच्चे सीखते रहे ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन सुधरे। CWSN बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो CWSN जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करे जब वो सीख रहे होते हैं। डू करेक्शंस व्हाइल दे आर डूइंग मिस्टेक, जब वो मिस्टेक करे तो उस समय उनको सिखाए, उनको ये बताए कि आपने यहाँ गलती की है। टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर देम, उनके लिए जो है आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले। अगला है टीचर शुड बिहेव एप्रोप्रिएटली, टीचर को सही बिहेव करना है, सही प्रकार से विद देम उनके साथ, लाइक अदर स्टूडेंट, जो अदर स्टूडेंट होते हैं उनकी तरह। ट्राई टू प्रोवाइड देम सुटेबल इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट दे ताकि वह अच्छे प्रकार से सीखने में मदद हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न है राइटिंग क्या होता है, तो राइटिंग क्या होता है, वन ऑफ द बेसिक स्किल फॉर लैंग्वेज, जो 4 स्किल्स है उसमें से एक मेन स्किल ये है, ये एक तरह की प्रोडक्टिव स्किल है, आपको मैंने आगे बताया था। इसमें शामिल होता है नॉलेज, जो है सभी प्रकार की नॉलेज, और एबिलिटी टू रिलेटेड एक्सप्रेस, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता यह कहलाती है। तो इसके मेन जो स्किल्स है वो देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो है कलेक्शन,
तो राइटिंग के लिए सबसे पहले हमें जो है कलेक्ट करना होता है सूचनाओं को, फिर ऑर्गेनाइज करना होता है सूचनाओं को, फिर उनका वर्णन करना होता है, फिर उसमें एडिटिंग होती है, फिर उसका एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या हमने जो एडिट किया है वो सही है नहीं है, फिर उसको एक सही सीक्वेंस में जमाएंगे और लास्ट में हम उस जो जमाई हुई सूचना है उसका यूज कर पाते हैं। तो यह राइटिंग के एलिमेंट्स होते हैं 7। अगला है रीडिंग और इसके पर्पजेस क्या हैं। तो रीडिंग का मतलब होता है यह भी एक 4 स्किल्स में से एक स्किल होती है जो भाषा में है। इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर स्कूलिंग एज स्कूलिंग रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मूविंग और आवर आइज। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि हम आंखें घुमा रहे हैं जो हमें पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हमें एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग करनी है कंटेंट को, जो है जो मीनिंग एक्चुअल में है उस वर्ड का वो हमें समझते हुए चलना होता है। ये हमारा रीडिंग कहलाता है। तो इसके पर्पजेस, इसके उद्देश्य क्या है। तो पहला तो ये है टू कनेक्ट आइडियाज ऑन द पेज टू व्हाट यू आर ऑलरेडी नो, कि जो मेन आइडिया है जो जिस चीज को पढ़ा जा रहा है उसको कनेक्ट करें दिमाग में। टू गेन इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को बढ़ाए। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर राइटिंग। लेखन के लिए अच्छा रीडिंग होना जरूरी है। इसके अंदर क्विक फैक्ट्स, मुख्य तथ्यों को फटाफट फटाफट देखने के लिए रीडिंग काम में आती है। इट डेवलप्स आवर माइंड्स एंड यू द एक्सेसिव नॉलेज ऑफ एंड लेसन ऑफ लाइफ। जीवन के लिए जो लेसन है वो देती है और एक्सेसिव यूज बढ़ाती है, यानी कि नॉलेज इसे बढ़ाती है। गहन नॉलेज के लिए रीडिंग की जाती है। इट कीप्स माइंड एक्टिव एंड इनहेंसेस क्रिएटिव एबिलिटी, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि सक्रिय रूप से सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की क्षमता रीडिंग प्रोवाइड करवाती है। अब हम यूनिट 4 को देख लेते हैं, जिसका पहला प्रश्न है लेसन प्लान और यूनिट प्लान में क्या अंतर होता है। तो लेसन प्लान क्या होता है कि जो एक पीरियड की प्लानिंग करता है टीचर, वह तो कहलाता है आपका लेसन प्लान। और यूनिट प्लान में क्या होता है कि एक पीरियड से ज्यादा की जो प्लानिंग होती है वो आपका यूनिट प्लान कहलाता है। अब लेसन प्लान में टीचर जो है एक सिंगल टॉपिक चूज करता है, जबकि पूरी यूनिट को जितने उसमें 3-4 चैप्टर आ जाते हैं या कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं वह आपके किसमें जो चूज कर किया जाता है, यूनिट प्लान में। लेसन प्लान में 35 से 40 मिनट जो है बोला जाता है, जबकि 3 से 4 पीरियड तक जिसके अंदर बोला जाता है वो आपका कहलाता है आपके यूनिट प्लान। लेसन प्लान में जो है सूचनाओं को कम ही जो है लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मैटर कम होता है, और ज्यादा मैटर जिसमें होता है तो लार्ज स्केल पे जो इनफ पर्याप्त मैटर होता है वो आपकी यूनिट प्लान में होता है। और एक लेसन प्लान किस प्रकार का एक अच्छा लेसन प्लान होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि एक लेसन प्लान की पहली विशेषता ये है कि वह इफेक्टिव होगा, जिसके अंदर डिटेल काफी अच्छी होगी। दूसरा है उसमें जितने भी चीजों की आवश्यकता है वो सभी मटेरियल्स उपस्थित हो। तीसरा है कि उसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि किस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं और किस उद्देश्य से लेसन प्लान बनाया जा रहा है। अगला है इट हैज अ फ्लो, इसका एक फ्लो होता है टू मोटिवेट्स, कि वो बच्चों को प्रेरित करें उस टॉपिक के बारे में। अगला है द लेसन शुड इंक्लूड टाइम्स एंड एक्टिविटी, और लेसन प्लान के अंदर एक्टिविटी कितने समय की है और कितने प्रकार की एक्टिविटी करवाई जा रही है उसके अंदर होना चाहिए। इट शुड मेंशन असाइनमेंट, उसके अंदर होमवर्क भी होना चाहिए। यह एक गुड लेसन प्लान की अच्छी बात होती है। और हर्बर्ट की पंचपदी क्या है उसको भी थोड़ी देर में देखेंगे। हमें लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है, प्लानिंग क्यों बनाना चाहिए टीचर को, क्योंकि प्लानिंग टेल्स, प्लानिंग बताती है बस हमें द प्रिपरेशन डन बाय द टीचर, की किस प्रकार की प्लानिंग टीचर ने की है। इन विच ही डिसाइड, की वह डिसाइड करता है हाउ टू टीच हिज स्टूडेंट्स, उसके बच्चों को कैसे पढ़ाए। व्हाट टू बी टट, क्या पढ़ाया जाना चाहिए। व्हाई टू टीच, कैसे क्यों पढ़ाए। एंड व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, किस तरह की जो मटेरियल से सामग्रियां हैं, एक्टिविटीज जो गतिविधियां हैं, टास्क जो कार्य हैं, आर रिक्वायर्ड आवश्यक है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो शिक्षण सीखने और सिखाने की जो क्रिया है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए टीचर प्लानिंग करता है। और लास्ट है एज प्लानर, प्लानर के रूप में, एक प्लानिंग बनाने वाले के रूप में अ टीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द क्लासेज, क्लास को किस प्रकार से जो है पढ़ाना है उसको डिजाइन करना है, और एक्टिविटी किस प्रकार से सहायता करेगी उसके बच्चों की अंग्रेजी सीखने के अंदर, और किस प्रकार में फन का यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके किसके बारे में, आपके प्लान की आवश्यकता के बारे में। अगला है लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल क्या होते हैं। तो कम पैसों में जो है जो शिक्षण सहायक सामग्री बनाई जाती है उसे हम कहते हैं लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स। और इसका यूजेस क्या है, तो मेन यूज है लो कॉस्ट टीएलएम का वो है कि ये इनेबल करती हैं, ये योग्य बनाती हैं टीचर को कि ही वो उसका जो लेसन है
वो मोर इफेक्टिव अच्छा प्रभावी हो सके और रुचिपूर्ण हो सके। और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वो बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। दे हेल्प क्लियर कॉन्सेप्ट, उनके पास एक निश्चित कॉन्सेप्ट होता है और जो चीजों को समझाने का, आसान बनाने का। दे प्रोवाइड न्यू एक्साइटिंग वे, नए तरीका सिखाते हैं बच्चों को लर्निंग करवाने के लिए, पढ़ाने का। हर्बर्ट की पंचपदी का पहला पद होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जो है टीचर इंट्रोड्यूस करता है जो पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज को, यानी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को जब कंबाइन करके पढ़ाया जाता है तो यह प्रस्तावना कहलाता है। उसके बाद सबसे मेन जो चरण है वो है प्रस्तुतिकरण। इसमें मटेरियल को समझाया जाता है, बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तीसरा है जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन क्या होता है? हियर द टीचर कम्स एट नेसेसरी कंक्लूजन बाय द कंपेयरिंग। जब उसने चीजों को बताया है तब वह कंपेयर करता है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से। तीसरा है एप्लीकेशन। जो चीज बताई है उसका दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग होगा, ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करना है, वह टीचर बताता है, चौथा प्रयोग है। और पांचवा होता है रिकेपिटुलेशन, या आपको इसको बोल सकते हो होम असाइनमेंट। इसमें जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर घर के लिए दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं सीसी क्या है। तो सीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। व्हाट इज सीसी? वो हु स्टार्टेड सीसी? तो सीसी को शुरू किसने किया? तो सीसीई इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है ऑफ इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करने की, द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चों के विकास के, एंड इन ऑल स्कूल, सभी स्कूलों में, ऑल स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज, जो विद्यालय आधारित गतिविधियां हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए सीसी लोग की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसमें आपको ये है कि जो एक्टिविटीज हैं स्कूल रिलेटेड, विद्यालय आधारित, उनमें बच्चों का विकास कैसे करना है, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, वह जो प्रक्रिया है वही सीसी कहलाती है। इट इज आल्सो अ पॉलिसी, यह एक जो है नीति है इम्प्लीमेंटेड, जिसे लागू किया गया बाय सीबीएसई। सीबीएसई का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है उनके द्वारा इंडिया में अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत। उसके बाद हु इवेल्युएटेड इन, इसके अंदर मूल्यांकन किसका होगा और ये काम कैसे करेगा? तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इवेल्युएट स्टूडेंट, यह प्रक्रिया जो है यूज करती है, मूल्यांकन करती है बच्चों का फ्रॉम क्लास 6 टू 10th, छठी से 10वीं क्लास तक के बच्चों का। दिस स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन, यह स्कूल आधारित जो मूल्यांकन सिस्टम है वर्क्स कार्य करता है टू कवर ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को कवर करने का, ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के जितने भी सभी पहलू हैं उन सभी को मूल्यांकन करने का कार्य सीसीई करता है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्युएशन? तो जो मीनिंग है कॉन्टिन्यूअस का एंड कॉम्प्रिहेंसिव का और इवेल्युएशन का वो बताना है। इन द प्रोसेस ऑफ सीसीई, सीसीई की प्रक्रिया के अंदर कंटिन्यूअस मीन्स, कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलरिटी इन असेसमेंट, यानी आकलन का लगातार करवाते रहना, एंड पॉजिटिविटी रखना फीडबैक में स्टूडेंट के विकास से संबंधित, तो वह तो कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूअस। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, तो इट मीन्स ट्राइज टू कवर बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट, यानी कि शैक्षिक यानी कि स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक यानी कि सह शैक्षिक जो पहलू हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जरूरी हैं बच्चों की, उसको कवर करना ही कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिव। और तीसरा है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होता है? तो इवेल्युएशन में एक तो नॉलेज और मेजरमेंट करना होता है कि किस प्रकार के नॉलेज हुआ उसका आकलन करेंगे और मेजरमेंट करेंगे कि क्या बच्चों की परफॉर्मेंस रही है। वापिस समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि असेसमेंट रेगुलर करना है, आकलन रेगुलरिटी रखनी है और फीडबैक लेते रहना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि स्कूल आधारित और स्कूल से जुड़ी हुई जो गतिविधियां, सह गतिविधियां, उनको करवाते रहना है ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से हो। इवेल्युएशन का मतलब ये है कि असेसमेंट करना है, आकलन करना है ज्ञान का और मापन करते रहना है ताकि उसको बच्चों की अच्छे प्रकार से परफॉर्मेंस देखी जा सके। अब हम देखते हैं कि सीसी का पर्पज, एम, इंपोर्टेंस क्या है। तो सीसी का मेन पर्पज क्या है? इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स, जो पढ़ाने से संबंधित आउटकम है, जो उपलब्धियां हैं वो हमें पता लग सके बाय फोकसिंग स्किल्स, कौशलों पर ध्यान रखते हुए, कोग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक क्षेत्र को देखते हुए। अगला है इंक्रेज रेगुलर असेसमेंट, रोजाना होने वाले आकलन को, जो चीजें हैं उनको हमें पता लग जाता है। अगला है कि रेगुलर असेसमेंट जो है इससे बच्चों की प्रोग्रेस का पता लगाया जा सकता है। सीसी से बच्चे में स्ट्रेस और जो प्रेशर है, मानसिक दबाव है, वो थोड़ा कम हो जाता है।
इवेल्युएट एंड गाइड द स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट, बच्चे के शिक्षा से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनको सीसी अच्छे से कवर करता है। द टीचर गाइड्स करता है एंड सपोर्ट स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसके प्रति बच्चों को सपोर्ट करे और बच्चों को गाइड करते रहना, निर्देशित करते रहने का कार्य इसके अंदर सीसीए के अंदर टीचर कर पाता है। अब मेन फीचर्स, मेन एडवांटेज, मेन इंपोर्टेंस, यूज क्या है सीसीई के, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहला तो ये है द मेन यूजेज ऑफ सीसीई टू इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करना है बाय मेकिंग इवेल्युएशन का प्रयोग करना है, यानी कि मूल्यांकन का प्रयोग करते हुए बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करना है और इनके इंटरनल पार्ट बनाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आंतरिक गहन पार्ट बनाना है। तो आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं। पहला तो ये है कि लर्निंग को इम्प्रूव करना इवेल्युएशन के माध्यम से सीसीई का मेन पर्पज है। दूसरा क्या है, इससे कम होता है बर्डन पढ़ाई का और एग्जामिनेशन का, और फेल होने का डर बच्चों में समाप्त हो जाता है। अगला है इट इवेल्युएट्स, ये मूल्यांकन करता है सभी पहलुओं का जो बच्चे के डेवलपमेंट में आवश्यक है। इम्प्रूव करता है रेट और लेवल का, बच्चों को जो किस दर से सिखाना चाहिए और किस लेवल का ज्ञान देना चाहिए और उस किस प्रकार की उपलब्धियां उसमें हैं, यह बच्चों को सीसी के माध्यम से पता लगता है। इट हेल्प्स डिसाइड करिकुलम, पाठ्यचर्या को डिसाइड करता है और टीचर को भी निर्देशित करता है एक्टिविटीज करवाने के लिए, और इनेबल करता है इफेक्टिव प्रभावी शिक्षण के लिए। क्रिएट टीचिंग लर्निंग प्लान्स, टीचिंग लर्निंग प्लान्स के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, यह सीसीई के अंदर अच्छे से बताया गया है। इसके अलावा है स्कॉलास्टिक असेसमेंट, और को स्कॉलास्टिक क्या होता है, शिक्षा से संबंधित स्कूल में कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो आप यहाँ देख लीजिएगा। आप यह प्रश्न वैसे नहीं आएगा किंतु मैंने एक्स्ट्रा आपको यहाँ लिखा है कौन कौन सी स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक गतिविधियां हैं। अंतिम प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपके सीसीई के कौन कौन से टूल्स हैं। सबसे पहला आपके हैं पोर्टफोलियो क्या होता है, यह कलेक्शन होता है, एक संग्रह है एविडेंसेस का, सबूतों का, जो स्टूडेंट ने साल भर काम किया है जिस समय एक समय विशेष में उसके, तो एक समय विशेष में बच्चों ने जो कार्य किया है उनका जो सबूत आपके पास इकट्ठा होता है वही आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। डे टू डे वर्क का जो है डे टू डे जो वर्क हुआ है उसके बारे में अच्छे प्रकार से पोर्टफोलियो दर्शाता है। अगला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर होता है, जो बच्चे का व्यवहार है वह इसमें बताया जाता है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ, बच्चे के जीवन में जो विशेष समय रहा है और उस समय में उस प्रकार की उसकी थिंकिंग कैसी थी, उसका स्किल्स कैसा था, उसकी क्या क्या योग्यताएं थी, उसको इस रिकॉर्ड में दर्शाया जाता है। अगला है प्रोजेक्ट क्या होता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट का मतलब कि सही प्रकार के इन्वायरमेंट में बच्चे ने किस प्रकार की अपनी योग्यताएं प्रदर्शित की, यह प्रोजेक्ट कार्य करना कहलाता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्व करना बच्चे को एक्टिविटी सीखने के दौरान, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसमें देखा जाता है वह ऑब्जर्वेशन कहलाता है। बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है यह ऑब्जर्व करना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। चेकलिस्ट क्या बताता है, तो बच्चे के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिस लिस्ट में दी जाती है वो चेकलिस्ट कहलाती है। इसमें चेकलिस्ट इज यूज वेयर आंसर इज आइदर यस और नो, इसके अंदर आंसर यस और नो में लिखा जाता है, जैसे कि क्या बच्चे को पढ़ना आता है, यस, क्या बच्चे ने वर्णमाला सीखी, यस और नो, और इसमें जो है बच्चे से संबंधित उसके स्किल्स की सूचनाएं देखी जाती हैं। अगला है असाइनमेंट का मतलब इट हेल्प्स टू नो अबाउट स्टूडेंट एबिलिटी टू डू वर्क, कि बच्चा घर में दिए हुए कार्य को कर पाता है नहीं कर पाता, उसके कार्य करने की क्षमता को असाइनमेंट के माध्यम से चेक किया जाता है। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग इज द सिस्टम, ग्रेडिंग एक वह सिस्टम है, इज द प्रोसेस इन विच, ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें एजुकेटर्स जो हैं इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं बाय द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ मूल्यांकन जो है ए बी सी इस प्रकार की ग्रेड देके किया जाता है, नंबर का यूज नहीं होता है। सेल्फ असेसमेंट इट गिव्स अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग फॉर द स्टूडेंट, बच्चा जहाँ स्वयं जो है अपना मूल्यांकन करने की क्षमता रखे वह सेल्फ असेसमेंट। दूसरा है पीयर असेसमेंट, जिसमें जो है ओपिनियन लिया जाता है अदर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट के बारे में। और अंतिम है रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल इज यूज्ड wherever a response or learner behavior is likely from excellent to bad or from satisfying to unsatisfying। तो रेटिंग स्केल का मतलब कि बच्चे के चरित्र प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित जो स्केल यूज किया जाता है, जिस पैमाने को रखते हुए, जिस पैमाने का मतलब कि उसका व्यवहार पहले से अच्छा हुआ है नहीं और वह पहले से उसमें बदलाव हुआ है नहीं, इस चीज को देखना ही हमारा रेटिंग स्केल कहलाता है।
तो आपके यह सभी 5 यूनिट्स की जो मेन बातें हैं वो मैंने बता दी हैं। यह पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप इसे वहां से पढ़ सकते हैं।